रीज़न मुझे सिर्फ यही लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो आने से यहाँ पर चुनावी समीकरण काफ़ी बदल गया था और जामदार के जो कुछ वीडियोस वायरल हुई थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो अपने कार्यकर्ताओं को एक मतलब गिरे तरीके से देख रहे थे। उनको गाड़ी पे कोई चढ़ गया था तो उसको हटा रहे थे। वीडियो चप्पल वाला वीडियो कुछ वायरल हुआ था, उसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि लोग आम जनता, एक छोटा चुनाव है, विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं है, नगर निकाय चुनाव में ये होता है, गली मोहल्ले के चुनाव में भी लोग ये छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं कि भाई हमारा हम जिसको वोट दे रहे हैं, जो हमारा कैंडिडेट है, वो हमारे लिए डायरेक्टली हमसे कनेक्ट होता है तो वो हमसे कैसा व्यवहार करता है। इसका इम्पैक्ट पड़ा कि बीजेपी हारी है और जो लोग जीते हैं उनको शुभकामनाएं, जो हारे हैं उनके लिए यही है कि भाई वो आने वाले वर्षों के लिए अपने क्षेत्रों में कार्य करें और आने वाले वर्षों में जो है तो अपना एक अच्छा बेहतर रिजल्ट की उम्मीद में फिर से चुनाव लड़ें। बोलिए जी बताएं। मैं तो सर यही चाहता रहा कि थोड़ा परिवर्तन लाना चाहती रही सरकार। काफ़ी समय से कांग्रेस लोगों ने भी इंतज़ार किया, अपने जबलपुर से कांग्रेस है, इस बात की खुशी है। बस सत्य करें। बीजेपी क्यों हारी? बीजेपी सर थोड़ा बहुत महंगाई वगैरह हर चीज़ से लोग रोज के कमाने खाने वाले परेशान हो गए थे। जिनके पास अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया। मेरा नाम पूजा राजपूत है और मैं नेशनल हॉकी प्लेयर हूँ। मैंने बहुत से राज्यों में जाकर के नेशनल्स खेले हुए हैं। एटलीस्ट मैंने 16 नेशनल खेले हैं 3 गेमों में। लेकिन मैंने जबलपुर में ये चीज़ देखी है कि जबलपुर के कभी भी कोई कैंडिडेट ज़्यादा बाहर नहीं जा पाता है। मैं बीजेपी से समर्थक हूँ, मैं बीजेपी की, लेकिन मैं कांग्रेस का इसलिए बोलना चाहूँगी क्योंकि अभी जो अन्नू जी जीते हैं तो वो डाउन टू अर्थ है, जाके मतलब लोगों से कंसल्ट करते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। जब तक सामने वाला किसी को अपने पास नहीं बैठाएगा, पूछेगा नहीं, तब तक उनकी तकलीफ उनको नहीं पता चलती है। लेकिन ये चीज़ बीजेपी में है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं हर बात में कि हाँ हम कर लेंगे। लेकिन 3 साल से ये सरकार बीजेपी चली आ रही है, लेकिन अभी कांग्रेस जीती है। तो मैं ये आशा करती हूँ कि खेल विभाग में या फिर खेल के उसमें हर चीज़ में आगे बढ़ाएं। अपने राज्य और अपने संभाग से, जबलपुर संभाग से हर एक चीज़ की फैसिलिटी हो, टर्फ हो खेलने के लिए। एटलीस्ट हॉकी, हैंडबॉल, एथलेटिक्स में जाए बाहर और अपने राज्य का नाम और अपने संभाग का नाम रोशन करें। जामदार जी की टीम में मुझे संगठन की कमी दिखी। असल में जब मुख्यमंत्री जी आते थे तब उनकी यूनिटी हो जाती थी। जैसे ही वो चले जाते थे तब हर विभाग में काम अलग अलग करके होते। कोई भी संगठन मुझे वहाँ पर नहीं दिखा और यही जनता ने भी इसी को ही नोट किया। इसी वजह से इस बार कांग्रेस जीती और बीजेपी की हार। वो क्या है कि देखो, सड़कें चारों तरफ खुदी हुई हैं। दूसरी चीज़ महंगाई एक मेन वजह है जिसकी वजह से गवर्नमेंट सोच नहीं पा रही है। तीसरी बात ये है कि यहाँ 15 साल से बीजेपी का शासन चल रहा था, तो नेचुरल है जब कोई शासन चल रहा है तो लोग जनता बदलाव चाहती है और वो इसी का नतीजा है। और वेल नोन पर्सन है अन्नू, इसलिए जीत गए। और डॉक्टर साहब जो खड़े हुए थे वो उनको इजीली अप्रोच नहीं है लोगों से, इसलिए वो हार गए। उसकी एक मुख्य वजह यही है। और बीजेपी को सोचना पड़ेगा इस बारे में कि आगे से इस तरह से कैंडिडेट को चुनाव सतर्कता से करना पड़ेगा उनको। 2023 आने वाला है तो टिकट देते समय उनको ध्यान देना पड़ेगा। 2023 में इनको टिकट देते समय इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं वो कैंडिडेट आम लोगों से अप्रोच है कि नहीं। अगर वो अप्रोच है तो जीतेंगे, नहीं तो क्या, आज की जनता पढ़ी लिखी समझदार है, वो जानती है कि भाई हमको किस व्यक्ति को वोट देना है जो हमको मिल सके, जिससे हम प्रॉपर अप्रोच हो, जिनसे हमारे काम हो सके। अब क्या होता है, आदमी जीत जाता है गायब, उससे मिलना मुश्किल है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि लोग चाहते हैं कि जो भी पब्लिक को हम वोट देते हैं वो हमको अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे साथ खड़ा हो। और एक मुख्य वजह यही है कि यहाँ पे जो है वो नेता जीत तो जाते हैं मगर वो गायब हो जाते हैं और उनसे मिलना जुलना बड़ा मुश्किल है। ये अभी जो चल रहा ट्रेंड है ये बहुत मुश्किल है कि मतलब किसी को, आम जनता को अगर किसी नेता से मिलना है तो उसको लाइन लगानी पड़ती है और वो मिलते नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक खास कार्यक्रम लेकर हम आप सभी के बीच में आए हैं और कार्यक्रम है राजनीतिक समीक्षा। उसमें हम बात करेंगे स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव की। और इस समय हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है हिंदी एक्सप्रेस के न्यूज़ एडिटर और मैं कहूँगी
कि जर्नलिज्म में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है रविंद्र वाजपेयी जी। तो वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र वाजपेयी जी का हम अपने रेवा टीवी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। हम लोग एक्चुअली बात ये कर रहे थे कि इलेक्शन तो हो गया और आपने देखा भी होगा कि इलेक्शन में इस बार जनता ने एक परिवर्तन किया। और अगर बात मैं महापौर पद की करूं तो इसमें कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू जीते और बीजेपी से जो डॉक्टर जामदार जी थे उनको मात मिली। लेकिन बात अगर मैं पार्षदों की करूं तो पार्षदों की संख्या बीजेपी में ज़्यादा है, कांग्रेस में कम है। कहीं कहीं आप देखेंगे तो इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट ये भी हुआ कि ओवैसी की पार्टी को भी मतलब 2 जगह मिल पाई, तो उनका एक खाता खुल गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, नगर निगम के जो चुनाव थे, एक तो ये बड़ी ही विकट परिस्थितियों में हुए जी। ये होना थे 2 साल पहले, किंतु बीच में कोरोना काल आ गया तो उसके कारण से स्वाभाविक रूप से चुनाव टले। किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने जो दबाव डाला, अन्यथा ओबीसी आरक्षण का जो कानूनी पेच फंसा था उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि संभवतः ये मामला और आगे चलेगा और हो सकता था कि 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले ये निर्वाचन संभव ना होता जी। किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही संवैधानिक प्रश्न उठाया कि चूंकि पंचायती राज का जो अधिनियम है केंद्र सरकार का, उसके अंतर्गत जिस तरह लोकसभा और विधानसभा में कोई भी चुनाव जो है वो 6 महीने से ज़्यादा रिक्त नहीं रहना चाहिए, तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए उन्होंने ये दबाव डाला कि आपके पास आरक्षण की जो भी स्थिति है उसको वर्तमान आधार पर ही आप चुनाव कराएं और इसलिए ये चुनाव हो तत्काल कराने पड़े राज्य शासन को जी। और जैसे हम सब ने महसूस किया, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, चुनाव आयोग हो और राजनीतिक दल, सभी को बहुत हड़बड़ाहट में ये चुनाव लड़ना पड़ा। तो उस वजह से ये जरूर हुआ है कि चाहे राष्ट्रीय मुद्दे तो इन चुनाव में कहीं असर करते नहीं हैं, प्रादेशिक मुद्दे भी उतने असर नहीं करते, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे थे वो उभर के सामने आए। और जैसा आपने कहा कि महापौर के चुनाव में, तो महापौर के चुनाव में सीधी सीधी बात ये थी कि वो एक व्यक्तिगत छवि के ऊपर चुनाव हुआ। बिल्कुल। और ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी जब जबलपुर में पहली बार जनता द्वारा महापौर सीधा चुना गया था तब पंडित विश्वनाथ दुबे जबलपुर में चुनाव जीते थे और उस समय भी हमने ये देखा था कि सदन में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गया था, लेकिन विश्वनाथ दुबे जी अपने व्यक्तित्व के कारण से और जनता के बीच में जो उनकी एक बहुत ही उज्जवल छवि थी और एक विकास पुरुष के रूप में जबलपुर के लोग उनको जानते थे, चाहते थे, तो उसका लाभ उन्हें मिला। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस बार जो कांग्रेस के प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू ने चुनाव जीता, तो उन्होंने भी, वो चूंकि स्वयं पार्षद रह चुके थे और नगर निगम की कार्यप्रणाली से और नगर निगम में क्या और कैसे होता है जी, इस बात से वो पूरी तरह अवगत थे। तो उन्होंने जनता के बीच में अपनी ये छवि छोड़ी कि यदि मैं महापौर बनता हूं तो मैं नगर निगम से जुड़े मुद्दों को सीधे एड्रेस कर सकूंगा, मुझे शहर की समस्याएं मालूम है और जनता के काम कैसे करवाए जाते हैं इसके बारे में मेरा पूरा अध्ययन है। और उस लिहाज से उन्होंने जनता के बीच में अपनी पैठ बनाई जी। तो जनता को ये लगा कि ठीक है, जगत बहादुर सिंह अन्नू चूंकि पार्षद रह चुके हैं इसलिए वे जमीनी राजनीति करते हैं। दूसरी ओर उनके जो प्रतिद्वंदी थे भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जितेंद्र जामदार, वे भी समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े हैं। किंतु बात चूंकि नगर निगम की आ गई तो लोगों को लगे हमारे जो मुद्दे हैं उनकी, हमारी समस्याओं को सुलझाने में अन्नू कहीं जो है वो ज़्यादा कारगर साबित होंगे और उस दृष्टि से उन्होंने डॉक्टर जामदार की बजाय अन्नू को चुना। और जो आपने बात उठाई कि सदन में बहुमत की भारतीय जनता पार्टी है, उस बारे में तो ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि जबलपुर का जो जनमत है जहाँ अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, वो क्यों है ये बात भी बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं। लेकिन जब अन्नू का जो चुनाव है वो व्यक्तिगत छवि के आधार पर होगा। और जो आपने AIMM की बात उठाई, ओवैसी की पार्टी की, तो वो निश्चित रूप से न केवल जबलपुर में बल्कि प्रदेश में भी कई जगह उनके पार्षद जीते हैं और कई जगह वो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की हार और जीत का कारण भी बने हैं जी। और उसका जो सबसे बड़ा कारण जो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर ओवैसी मुस्लिम समाज के बीच में ये एहसास पैदा करने में सफल होते जा रहे हैं कि बीते 75 सालों में आपने विभिन्न राजनीतिक दलों का साथ दिया और उन्होंने आपके मतों का उपयोग करते हुए सत्ता बनाई, थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व तो आपको दिया, किंतु मुस्लिम समाज का अपना कोई नेतृत्व स्वतंत्र रूप से नहीं पनप पा रहा है। इसलिए बेहतर है बजाय राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का पिछड़क बने रहने के, अब मुस्लिम समाज अपने बीच में से अपना नेतृत्व पैदा करे, तब वो शायद अपनी आवाज ज्यादा तेजी से उठा सके।
जी, इस दौरान हमने जनता से भी बात की और उन्होंने भी, जैसे कि आपने कहा ओवैसी की पार्टी का, तो सबसे पहला जो जिनसे एक हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा था कि कंटिन्यू जो है वो बीजेपी की सरकार चली आ रही थी। अगर मैं महापौर पद की बात करूं तो विश्वनाथ दुबे जी के बाद सुशीला सिंह और प्रभात साहू जी, और उसके बाद मैं बात करूं स्वाति गोडबोले जी की, और उनका ये कहना था कि भाई परिवर्तन चाहती है जनता, क्योंकि उन्होंने अब देखा आपको 15 साल दिया, अब चेंज चाहते हैं। तो हमने एक बार इनको भी वोट दिया और इसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि ये किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाते हैं कि नहीं निभा पाते। दूसरी बात यह है कि जनता का ये भी कहना है कि जिस प्रकार से नर्मदा जी में जो गंदे नाले मिल रहे हैं, बहुत सारे महापौर आए, सबने वादा किया, कोई उन नालों को एक कह सकते हैं कि एक परमानेंट इलाज नहीं कर पाया। अब जगत बहादुर सिंह अन्नू जी ने सबसे पहले यही कहा है कि जैसे ही मैं शपथ लेता हूं तो सबसे पहले मैं नर्मदा जी में मिलने वाले नालों का मैं उचित इलाज करूंगा। तो सिर्फ ये ग्वारी घाट की बात नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे ग्वारी घाट के साथ साथ भेड़ा घाट, सरस्वती घाट और बहुत सारे ऐसी जगह है, करीबन 13 से 14 जगह नाले मिलते हैं और माँ नर्मदा हम सभी के आस्था का केंद्र है। तो आपको क्या लगता है कि 1 महीने में या 2 महीने के अल्टीमेटम में नाले जो हैं इनका उचित इलाज हो पाएगा? देखिए, बहुत सामयिक प्रश्न है और ये न केवल नर्मदा से, अभी तो देश की सभी नदियों से जुड़ा हुआ है जी। और वर्तमान केंद्र सरकार के साथ साथ जो पिछली केंद्र सरकारें भी रही, सभी ने गंगा प्रोजेक्ट को हाथ में लिया और देश की कई नदियों को साफ करने का, नदियों से नदियों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रकल्प चल रहा है। अन्नू भाई ने जो नर्मदा का मामला उठाया, ये जबलपुर की जनता की अपेक्षा थी जी। और जबलपुर में नर्मदा के प्रति जो आस्था है वो तो किसी से छिपी नहीं है। यदि किसी को उसका प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो शाम को के समय ग्वारी घाट चला जाए तो वो देख लेगा अपनी आंखों से कि जबलपुर के लोग इतनी दूर जाकर के प्रतिदिन नर्मदा का दर्शन करने मात्र के लिए वहां जाते हैं जी। और निश्चित रूप से उन सभी को ये देख करके दुख होता है कि जिस पवित्र नदी के जल से वो आचमन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसमें स्नान करते हैं और उसमें जब वो गंदे नाले आजू बाजू की बस्तियों के यहाँ के वहाँ के मिलते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। किंतु ये स्थिति पूरे देश में है जी। अन्नू ने ये मुद्दा उठाया और जनता ने उसको सपोर्ट किया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो मैंने प्रारंभ में बताया कि अन्नू चूंकि नगर निगम की वर्किंग से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं तो लोगों को लगा कि ये इस काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि ये जिस विभाग के मुखिया बनने जा रहे हैं उसकी समझ इनको है और चूंकि ये पार्षद रहे हैं, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में ही रहते हैं, तो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। मैं इसको थोड़ा सा एंलार्ज करते हुए बताना चाहूँगा कि जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय परिदृश्य पर प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किए गए जी, तो नरेंद्र मोदी के साथ जो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि देश की जनता को ये लगा कि इस व्यक्ति ने गुजरात में 12 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह का प्रशासन चलाया और गुजरात को विकास के रास्ते पर ले गए, जिसको बाद में गुजरात मॉडल भी कहा जाने लगा, तो उस दृष्टि से ये व्यक्ति अनुभवी है, इसको काम करने का अनुभव है और एक ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री रहा है जो कि प्रगतिशील है, औद्योगिक व्यवसायिक दृष्टि से भी है और गुजराती तबका जो है पूरे विश्व में फैला हुआ है जी। तो उसके दूसरी बात, एक मुद्दा आपने ये भी देखा होगा, आप क्योंकि जबलपुर में बहुत सालों से हैं, जबलपुर में अक्सर ये होता है कि नगर निगम के द्वारा सड़कें बनवा दी जाती हैं, फिर खुदवा दी जाती हैं, फिर बनवा दी जाती हैं। आप छोटी लाइन का ही वो आप देखिए, चौराहा कितने बार बना, टूटा, क्या क्या नाम दिया गया, कुछ लोग तो गुमनाम चौराहा कहने लगे। और उसके बाद ये जो इनकी इंजीनियरिंग की जो पूरी लॉबी है, आपको नहीं लगता जनता ये सवाल करती है? जनता ने मुझे मैसेंजर में कहा था कि मैं आपसे पूछूं कि इनके काम को देखते हुए ऐसा लगता है कि डिग्रीधारी जो है ये इंजीनियर काबिल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो वहाँ पर काम करवा रहा है वो भी दशा और दिशा दोनों को नहीं समझ पा रहा है। देखिए, नगर निगम का जहाँ तक प्रश्न है तो ये बात किसी से छिपी नहीं है कि नगर निगम में जो तकनीकी स्टाफ है वो उसमें ज़्यादातर लोग प्रमोटी हैं जी। और ये केवल जबलपुर नगर निगम में नहीं है, स्थानीय निकायों में ये बीमारी है कि वहाँ एक व्यक्ति छोटे से पद पर भर्ती होता है, फिर राजनीतिक कृपा से या अन्य कारणों से जिनके बारे में हम सभी जानते हैं वो धीरे धीरे पदोन्नत होता है। तो कई यहाँ ऐसे लोग हैं टाइम कीपर पे या सब इंजीनियर से भर्ती हुए और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बन के रिटायर हो गए।
और वो वहाँ की जो कार्यप्रणाली जिसको सीख करके आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पेशेवर रवैया का जो प्रोफेशनल टच होना चाहिए वो नहीं होता। दूसरी बात ये है कि हमारे शहर में जो विभिन्न शासकीय एजेंसियां, चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे राज्य की हो या स्थानीय निकाय हो, इनके बीच में समन्वय स्थापित करने वाला कोई फोर्स नहीं है। कहते को जिला प्रशासन है वो बैठक बुलाता है, कलेक्टर जो है वो स्मार्ट सिटी भी देखता है, प्राधिकरण भी देखता है और भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स में, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें सामंजस्य का अभाव है। कहने का आशा ये है कि अगर एक जगह नगर निगम कहीं सड़क बना रही है, थोड़ी देर बाद BSNL वाले उसको खोद देंगे या थोड़ी देर बाद उसको सीवर लाइन वाले खोद देंगे। तो दुनिया भर में जहाँ जहाँ सड़कें बनती हैं वहाँ एक साथ ये काम होता है। यदि हम नई सड़क बना रहे हैं या कोई नया एरिया विकसित कर रहे हैं तो वहाँ पे वो 4-5 जो अंडरग्राउंड काम होने हैं उनको साइमल्टेनियसली उसी समय करते हैं वो। मेरे एक मित्र ने वो बताया कि अर्जेंटीना वो गए थे तो वहाँ एक आवासीय कॉलोनी थी जिसमें खाली प्लॉट पड़े थे, तो वो देखने गए तो उन्होंने देखा कि हर प्लॉट के सामने एक बड़ा DP बॉक्स जैसा लगा था। तो उन्होंने कहा ये क्या है, तो वो उसमें 4 कनेक्शंस ऑलरेडी उन्होंने कॉलोनी डेवलप करते समय प्रोवाइड कर दिए थे। उसमें पीने का पानी, बिजली, टेलीफोन और जो भी आवश्यक चीजें होती है अंडरग्राउंड वो सब उन्होंने प्रोवाइड कर दिए थे। आप घर बनाइए और हम उसको सीधे सीधे आपको प्रोवाइड कर देंगे। हमारे यहाँ इस जो पद्धति है इसका अभाव होने से। दूसरी जो सबसे बड़ी बात मैं इसको कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो नगर के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो नगर निगम के हों, विधायक हों, सांसद हों, उनमें भी आपसी तालमेल नहीं है। हर व्यक्ति हर चीज जाने ये कोई जरूरी नहीं होता है, पर हमारा सांसद है वो राष्ट्रीय स्तर पर चीजें को देखता है, विधायक प्रादेशिक स्तर पर देखता है, पार्षद। लेकिन हमारा कहना है कि हम जो जानते हैं वो हमारा ज्ञान हम नीचे से दें, उसका एक समन्वय होना चाहिए। राजनीतिक दलों के भी पार्षद हैं तो उनमें आपसी समन्वय नहीं। एक वार्ड में काम हो रहा है तो दूसरा वार्ड ये देखे कि आपके वार्ड में अगर नाली बन रही है तो इसका पानी कहीं हमारे वार्ड में तो आकर के नहीं भरेगा। इन चीजों के कारण होता है जबलपुर में। ये शासन प्रशासन का भी काम है कि भाई वो अगर मान लीजिए कोई नाली खोद रही है तो उस नगर निगम को शायद सूचित करते होंगे कि हम यहाँ पे टेलीफोन विभाग वाले हैं वो हम लाइन डाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाले। अब राइट टाउन गोल बाजार में अंडरग्राउंड केबलिंग हो रही है तो किसी को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि सड़क का काम चल रहा है, कि नाली का काम चल रहा है, कि सीवर का काम चल रहा है। इसके पब्लिक नोटिफिकेशन होना चाहिए। फ्लाईओवर बन रहा है तो फ्लाईओवर की जो साइड रोड्स हैं, आज तक गोल बाजार को भी खोद दिया है, राइट टाउन को भी खोद दिया है और पूरा का पूरा राइट क्लास से लेकर आप देखिए ये छोटी लाइन से लेके पूरा मेडिकल तक वो ऐसी बम्पिंग रोड हो गई है कि 2 व्हीलर तो क्या 4 व्हीलर नहीं। अब देखिए उसमें जो जैसा कि लोग बताते हैं कि जो जिस कंपनी ने उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है फ्लाईओवर का, ये उसका दायित्व कि साइड की रोड्स को मेंटेन करे, जनता को तकलीफ ना हो और ट्रैफिक को यदि डाइवर्ट करना है तो उसके लिए वहाँ बाकायदे उनके कर्मचारी होने चाहिए जो लोगों को बताएं। अभी क्या हो रहा है कि आदमी को सुबह जिस सड़क से आया शाम को वो बंद है तो वहां तक पहुंच गया मुहाने तक और उसके बाद उसे कहा जाके गाड़ी। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो जन सुविधाओं से जुड़ी होती हैं। और जो हम विकास की बात करते हैं, विदेशों में जाकर के देखते हैं तो वहाँ विदेशों में कोई स्वर्ग है ऐसा कुछ नहीं है, पर उन्होंने क्या किया, जो सिस्टम है उस सिस्टम को उन्होंने चैनलाइज करके रखा है। वो सिस्टम कहीं उनका भंग नहीं होता। अगर लिफ्ट है तो चलेगी। हम रोड पढ़ते हैं मेडिकल कॉलेज की लिफ्ट खराब है तो अगर लिफ्ट है तो चलना चाहिए, एक्सरे मशीन है तो उसमें काम होना चाहिए। इस बारे में हमें गंभीर होना चाहिए और ये काम निश्चित रूप से शासन प्रशासन उसके साथ जनप्रतिनिधि और दूसरी बात जनता की जागरूकता है। कल हमारे एक मित्र हमसे कह रहे थे कि जनता जबलपुर में इकट्ठी नहीं होती। मैंने कहा मैं आपसे कहूँ अगर 2 बजे चलिए कलेक्ट्रेट के सामने तो आप हमको तरह तरह की समस्याएं बता देंगे। तो एक सामूहिक प्रयास होता है। अभी हमने श्रीलंका में देखा कि वहां के लोग जो है अराजकता की स्थिति बन गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गए, राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग गया। सौभाग्य से हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां नहीं है, किंतु कभी ना कभी तो जनता को ये बताना चाहिए कि हमें ये चीजें अच्छी नहीं लग रही है, हम इसे नाराज हैं। चुनाव के समय हम व्यक्त करते हैं। महापौर में अगर भारतीय जनता पार्टी हारी तो निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी के प्रति शहर की जनता की नाराजगी का ही प्रतीक था। लेकिन और दूसरी तरफ उन्होंने उनके 44 पार्षद जिता दिए। तो भारतीय जनता पार्टी के यदि साहब नाराज होते तो ये क्यों जिता दिए। तो कभी कभी जनता भी इस तरह की जो निर्णय लेती है तो उसको भी अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ बैठ करके मीमांसा कर रहे हैं, आज आप जनता के बीच में जाके पूछिए तो वो ऐसा निर्लिप्तता, हमें क्या करना, कोई भी वो सब ऐसे ही करेंगे। इन चीजों से भी बड़ा नुकसान होता है। वो जबलपुर में ये बहुत ज्यादा है, मैं देख रहा हूँ।